Good morning students, how are you all? Welcome back to the another video of Economic Fair Burner by Rishu Agarwal. तो स्टूडेंट्स कल हमने हमारा क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट। आज उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, याद है कुछ? कल हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि किस तरह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड होता है। उसमें हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। कौन कौन सी थी? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो स्टूडेंट्स आज इस क्लास में उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसको कंटिन्यू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ समझ आता हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो इसे प्लीज मैक्सिमम शेयर करें और मैक्सिमम लाइक करें। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। कल हमने पढ़ा कि किस तरह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होता है। दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो इंटरवेन करती है, आरबीआई इंटरवेन करता है, और कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो अपने स्पेसिफाइड लिमिट से बाहर ना जाए, ज्यादा दूर ना जाए। तो आज हम उसी एक्सचेंज रेट में पढ़ेंगे कि जो एक्सचेंज रेट है हमारा वो इतना फ्लक्चुएट कैसे करता है, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं। ये स्टूडेंट्स ये हमें क्लियर है कि जो एक्सचेंज रेट है दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इट इज बट ऑब्वियस कि यहाँ डिमांड चेंज होगी तब हमारा एक्सचेंज रेट चेंज होगा, और दूसरी साइड पे या हमारी सप्लाई चेंज होगी, सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी, जिससे हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो इफेक्ट होगा। तो आज हम इसी डिमांड और सप्लाई के चेंजेस की वजह से ही हमारे एक्सचेंज रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको स्टडी करेंगे सबसे पहले। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द चेंज इन डिमांड। अब स्टूडेंट्स एक हम हमारे ग्राफ में था कि जैसे कि डिमांड हमारा, दिस इज द डिमांड कर्व एंड दिस इज द सप्लाई कर्व। अब जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो डिसाइड हो जाता है। और ये क्यू क्या है? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। अब एक पहले की बात करेंगे। नॉर्मली हमारा यहाँ पे एक्सचेंज रेट जो था वो डिसाइड हो गया R पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड एट R वेयर द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। तो अब सबसे पहले हमने चेंज इन डिमांड पढ़ना है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि डिमांड जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है। लेट द डिमांड इंक्रीज। अब जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है, हमने क्लास 11th में पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, व्हेनेवर द डिमांड चेंजेस ड्यू टू द एनी अदर डिटर्मिनेंट, तो हमारा जो डिमांड कर्व है इट शिफ्ट्स टू द राइट वर्ड। जब हमारी डिमांड में इंक्रीज आता है तो हमारा डिमांड कर्व किधर को शिफ्ट करता है? राइट वर्ड शिफ्ट करता है। तो डी से D1 की तरफ मेरा डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट कर गया है। अब जो ये दूसरा डिमांड कर्व बना है, इसने सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पे। अब यहां से क्या हुआ? मेरा एक्सचेंज रेट कहाँ डिसाइड हो गया है? R1 पे। तो क्या हुआ? अब R से जब डिमांड बढ़ी, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, और उसकी वजह से मेरा एक्सचेंज रेट अब कहाँ पे आ गया? R से R1। तो दैट मींस देयर इज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट व्हेनेवर द डिमांड इंक्रीजेस। और इससे देखो डिमांड भी इंक्रीज हो गई है, Q से Q1 पे आ गई है, right? So whenever there is increase in the demand, the foreign exchange rate also increases. तो अब देखो यहाँ पे क्या चेंज आया? डिमांड में बढ़ने से हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। So that means whenever the demand for the foreign exchange rises, the foreign exchange rate also rises. अब हम दूसरी तरफ बात करेंगे डिक्रीज इन द डिमांड कर्व। अब डिक्रीज क्या? अब मेरी डिमांड जो है फॉरेन एक्सचेंज की क्या हो गई? कम हो गई। तो पहले जब बढ़ रही थी तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था। अब जब डिक्रीज हो रही है तो मेरा डिमांड कर्व ओरिजिनल डिमांड कर्व से, जो कि D है, उससे लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा D2 बन गया, राइट। इधर लेफ्टवर्ड ओरिजिनल डिमांड कर्व से ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। अब इस नए डिमांड कर्व ने सप्लाई को कहाँ इंटरसेक्ट किया? इस पॉइंट पे। तो यहाँ से मेरा डिमांड जो रेट है वो कहाँ आ गया? R2 पे। तो यहाँ से मेरा R जो था वो ओरिजिनल रेट था। अब डिमांड के कम होने से मेरा रेट जो है वो R से R2 पे आ गया। तो दैट मींस ये कम हो गया। सो अब हमने क्या देखा कि whenever there is decrease in demand, the original demand curve shifts towards the leftwards, और जिसकी वजह से the foreign exchange rate जो क्या हुआ हमारा? क्या हुआ? डिक्रीज, वो भी फॉल कर गया।
सो यहाँ पे हमने अब क्या पढ़ा, चेंज इन डिमांड, की डिमांड में चेंज आएगा और किस तरह का चेंज आएगा, या तो हमारी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, और अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगा। आपको पता ही है जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस क्या होता है, बढ़ता ही है। ऐसे ही फॉरेन एक्सचेंज में भी वही हुआ, और इसी तरह से अगर डिमांड जो है वो कम होगी, किसी भी चीज की डिमांड कम होगी तो उसका प्राइस जो है वो कम होता है। इसी तरह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे कम हो गया है। सो चेंज इन डिमांड हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे फैक्टर की जो है वेरिएबल की, दैट इज दी सप्लाई वेरिएबल। अब सेम अगर हम बात करें, मेरा डिमांड कर्व सेम यहाँ था, यहाँ पे मेरा सप्लाई कर्व, दैट इज डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड। स्टूडेंट्स ये आपको याद है, आई अज्यूम आपको पता है, और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो जहां पे इन दोनों ने इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम सेट हो गया, इक्विलिब्रियम जहां सेट हुआ वहां पे मेरा रेट जो था वो डिसाइड हो गया, और जो डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटी थी वो क्यू पे डिसाइड हो गई, राइट। अब क्या करेंगे, हमारी जो सप्लाई है, डिमांड को हम कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने सप्लाई को कांस्टेंट रखा ना, सप्लाई कर्व को हमने नहीं छेड़ा, इसी तरह से अब यहाँ पे हमने सिर्फ सप्लाई में चेंज करना है और डिमांड को हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो इसी तरह से जिस तरह डिमांड या इंक्रीज हो रही थी और या डिक्रीज हो रही थी, सिमिलरली अब यहाँ पे हमारा सप्लाई भी या इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज इन द सप्लाई। सिमिलरली जब सप्लाई कर्व जो है वो मेरा एस ओरिजिनल इज द सप्लाई, एस जो है वो मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व है। अब जब सप्लाई में भी इंक्रीज आएगा तो मेरा सप्लाई कर्व किधर को शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। सो दैट मींस यहाँ मेरा सप्लाई कर्व जो है वो इस साइड राइटवर्ड को शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया मेरा S1। अब जहां पे S कर्व ने, सप्लाई कर्व ने डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट किया, वो है ये इक्विलिब्रियम सेट हो गया, नया इक्विलिब्रियम बना। अब इस इक्विलिब्रियम पे मेरा एक्सचेंज रेट जो था वो नीचे R1 पे पहुंच गया। तो अब हुआ क्या, सप्लाई के बढ़ने से एक्सचेंज रेट कम हो गया, R से R1 पे आ गया। सो व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई, द फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस, राइट। इसी तरह से हम बात करेंगे डिक्रीज इन सप्लाई की। अब जब सप्लाई में कमी आएगी तो सप्लाई कर्व किधर को शिफ्ट करेगा, लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा। अब नया इक्विलिब्रियम सेट होगा एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे फिर से मेरा नया रेट डिसाइड होगा R2 पे। तो अब देखो स्टूडेंट्स, मेरा S सप्लाई कम हुई जिससे वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई। अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने से नया इक्विलिब्रियम बना, और नए इक्विलिब्रियम पे मेरा रेट जो था वो R से, ओरिजिनल R से रेट से बढ़ के कहाँ पे चला गया, R2 पे। तो यहाँ पे देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई, इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जब भी मेरी सप्लाई कम होगी, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमेशा बढ़ेगा। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ से क्वांटिटी का भी हम देख लेते हैं। जब भी एक्सचेंज रेट, देखो पहले एक्सचेंज रेट मेरा कम हो रहा था और उस कम होने पे मेरी क्वांटिटी जो थी वो बढ़ रही थी, दैट वाज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पे एक्सचेंज रेट जब बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो कम हो रही है। अब जब रेट कम होगा तो जो इसको सेल कर रहे हैं उनको प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो वो अपनी सप्लाई को कम कर देंगे, और जब हमारा रेट जो है वो बढ़ेगा तब उनको फायदा होगा, तो फायदा होने से वो लोग अपनी सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ने से इंक्रीज कर देंगे, राइट। तो दिस वाज द चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ी है ना, या किसी ने फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करना है, तो वहां से आपको ये देखना है कि क्या डिमांड बढ़ रही है या सप्लाई बढ़ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली, या डिमांड कम हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, तो इन्हीं चारों फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली आपको उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो स्टूडेंट्स, मार्केट का नाम आते ही हमें लगता है कोई ऐसी जगह होगी जहां पे कुछ चीजों या खरीदे जाती होंगी या बेची जाती होंगी, बट जब हम बात करते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो ये कोई जगह नहीं है। जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, इट इज रेफर्ड एज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है, और आई कैन से एक ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन एक्सचेंज बाय और सेल होता है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज अ मार्केट यहाँ पे एक रॉन्ग वर्ड होगा, आई कैन यूज सिस्टम, इट इज अ सिस्टम वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट और सोल्ड। सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते या बेचते हैं, एंड इट इज डन थ्रू दी
ऑनलाइन डिवाइसेस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हम इनको इस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज के साथ डील करते हैं। तो इट इज नॉट अ प्लेस बी। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो स्टूडेंट्स, मार्केट का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये कोई जगह होगी जहां पे कुछ चीजें खरीदी या बेची जाती होंगी। बट जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कोई जगह या कोई प्लेस नहीं है। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? इट इज अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहां पे फॉरेन एक्सचेंज जो खरीदी और बेची जाती है। इट इज नॉट अ प्लेस वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज dealt with। तो इट इज अ सिस्टम वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट और सोल्ड। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पे फॉरेन एक्सचेंज की बाइंग या सेलिंग होती है। तो ये जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो भी पर्सन इस फॉरेन एक्सचेंज को खरीदते या बेचते हैं, वो पर्टिकुलरली कोई इंडिविजुअल नहीं होता। वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो कोई बैंक भी हो सकता है, ब्रोकर भी हो सकता है, और मैं कहूँ कि एक फर्म भी हो सकती है। सो इट कैन बी एनीबडी हु कैन बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज। अब जो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारा देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ करेंसीज विच आर ट्रेडेड हियर। यहाँ पे बहुत सारी करेंसीज होती हैं, दुनिया भर की सारी करेंसीज, जैसे यूरो, डॉलर, पाउंड, येन एटसेट्रा, सब तरह की करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ से हम कोई भी करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं। और वो हम कैसे करते हैं? इट इज डन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। लाइक मैं फोन से भी खरीद या बेच सकती हूँ, मैं अपने लैपटॉप से खरीद बेच सकती हूँ। तो इट इज डन थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। सो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? इट इज अ सिस्टम, इट इज एन ऑनलाइन सिस्टम वेयर फॉरेन एक्सचेंज इज बॉट और सोल्ड। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज द फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्या क्या करती है, कौन कौन से काम करती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसका जो फंक्शन रहता है दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। अब स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन यू कि देखो, अगर मुझे बाहर से कोई चीज खरीदनी है तो क्या उसकी पेमेंट मैं रुपीज में करूंगी? नॉट एट ऑल ना। तो जब भी मुझे बाहर की कोई चीज खरीद रही हूँ मैं, तो मुझे उसकी पेमेंट किस में करनी है? उसी कंट्री की करेंसी में ना, जहां से मैं वो चीज खरीद रही हूँ। तो फिर मेरे पास वो कंट्री की करेंसी कहाँ से आएगी? दैट इज आई गेट इट फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना। तो यही होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन, विच मीन्स इट ट्रांसफर्स परचेजिंग पावर ऑफ द कंट्रीज, जिसने कंट्रीज की परचेजिंग पावर को ट्रांसफर किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे रुपीज है, तो मुझे बाहर से ऐसे अमेरिका से कोई चीज बाय करनी है और आई कैन से मुझे अमेरिका में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे अमेरिका के करेंसी डॉलर्स में ही वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो मुझे डॉलर कहाँ से मिलेगा? आई गेट इट फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरह से मेरी परचेजिंग पावर ट्रांसफर हो गई इंडिया से अमेरिका की तरफ। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट इज द ट्रांसफर फंक्शन। सेकेंड है हमारे पास क्रेडिट फंक्शन। अब स्टूडेंट, जितना कोई भी बिजनेस करने के लिए क्रेडिट जो है दैट इज द लाइफलाइन ऑफ एवरी बिजनेस। क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना क्रेडिट के बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो इसी तरह से जब हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की भी बात करते हैं, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है फॉर डिफरेंट फॉरेन करेंसीज का, तो वहां पे भी क्रेडिट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो यही जो क्रेडिट है वो कौन देता है हमें? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। सो इट प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। जितना भी फॉरेन ट्रेड के लिए हमें क्रेडिट चाहिए दैट कम्स फ्रॉम द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और ये कैसे करती है? इसमें जनरली जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो जनरली इशू करती है विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 3 months. Which credit instrument is used? That is the bills of exchange with a maturity period of 3 months is generally used for the credit purpose, right? Then third function जो है that is the hedging function. तो hedging का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? नहीं पता ना? चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं। hedging होता है कि आज की डेट में हमने जो अग्रीमेंट करना है और उसकी जो ट्रांजैक्शन होनी है, उसकी जो पेमेंट होगी दैट विल बी इन एनी फ्यूचर डेट। तो यहाँ पे हेजिंग देखिए क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स, अभी हमने बात की कि क्रेडिट फंक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट? तो क्या होता है कि जब इंपोर्टर और एक्सपोर्टर आपस में मिलते हैं, उनको फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, या फिर कोई भी इंपोर्टर ऑफ या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, तब क्या होता है? जो इंपोर्टर होता है वो कहता है कि जब मेरा माल बिक जाएगा तब मैं पेमेंट करूंगा। एक्सपोर्टर कहता है मैंने आपको माल दे दिया, आप मुझे पैसा दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इंपोर्टर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पास जाएगा और वहां से क्रेडिट अवेल करेगा और एक्सपोर्टर को दे देगा। बट हेजिंग फंक्शन में क्या हुआ? लेट अस सपोज हम करते हैं कि आज उसने ट्रांजेक्शन आज करी,
एग्रीमेंट सॉरी आज किया, एग्रीमेंट उसने किया, जब आज उसने एग्रीमेंट किया तब हमारा जो $1 की कीमत थी दैट वाज ₹60, राइट। अब उसने 3 मंथ्स बाद जब पेमेंट करनी है उस वक्त सपोज जो डॉलर की कीमत है वो हो गई 70, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। वो कहेगा, एक्सपोर्टर कहेगा मुझे तो 70 रुपीज के साथ पैसा दीजिए, इंपोर्टर कहेगा नहीं जी हमारी बात हुई थी 60 के साथ। तो हेजिंग फंक्शन इसी चीज को अवॉइड करने के लिए है कि इसी तरह के लॉसेस को अवॉइड करने के लिए है कि जब जो एग्रीमेंट होता है वो आज की डेट में मतलब अगर आज मेरा रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट जो चल रहा है दैट इज ₹60 फॉर $1, तो आज की रेट पे एग्रीमेंट हो जाएगा। और जब भी उसने फ्यूचर में पेमेंट करनी है दैट वो उस डेट फ्यूचर डेट के जो एक्सचेंज रेट है उस पे नहीं करेगा, वो आज जो जिस दिन उसका अग्रीमेंट हुआ, जिस रेट में उसका अग्रीमेंट हुआ उसी के बेसिस पे वो आगे इन द फ्यूचर पेमेंट करेगा। तो फ्यूचर में जब भी उसको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब भी उसको पेमेंट करनी है दैट इज अकॉर्डिंग टू द टुडेज एक्सचेंज रेट ओनली। सो हेजिंग फंक्शन यही होता है और ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो लेट अस रीड आउट व्हेन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स एंटर इनटू एन अग्रीमेंट टू सेल एंड बाय गुड्स ऑन सम फ्यूचर डेट। अब यहाँ पे क्या है, वो एग्रीमेंट में किस तरह का एग्रीमेंट आ गया कि फ्यूचर में वो कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को, बट एट करंट प्राइसेस। पर उसका प्राइस क्या रहेगा, आज का प्राइस, जिस डेट पे उनका एग्रीमेंट हुआ है उस प्राइस पे ही वो इन द फ्यूचर उन गुड्स और सर्विसेज को बाय और सेल करेंगे। दैट इज कॉल्ड हेजिंग। तो इसका मेन पर्पस क्या रहता है, टू अवॉइड लॉसेस। तो यहां से हमें समझ आ गया कि इस तरह से लॉसेस से बचने के लिए ही हेजिंग फंक्शन जो है वो हमारी हेल्प करता है। सो दीज वर ऑल द 3 फंक्शंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द टाइप्स ऑफ फॉरेन मार्केट। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो कितनी तरह की होती है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्टूडेंट्स 2 टाइप्स की होती है, दैट इज द स्पॉट मार्केट एंड द फॉरवर्ड मार्केट। अब स्पॉट मार्केट क्या होती है, इन विच द रिसीव्स एंड पेमेंट्स आर मेड इमीडिएटली। जिसमें क्या होता है कि आज ही एग्रीमेंट हुआ, आज के ही रेट पे हुआ और आज ही वो सारा रिसीव्स एंड पेमेंट्स हो जाता है। दैट मीन्स कि जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो आपस में मिले, उन्होंने एग्रीमेंट किया और जो भी ट्रांजैक्शन थी, जितना भी गुड्स का पोजेशन था उसको दिया और उसने जो खरीदने वाला है उसने पेमेंट साथ के साथ कर दी और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। दैट इज कॉल्ड द स्पॉट मार्केट। मतलब ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन हुई, ऑन द स्पॉट एग्रीमेंट हुआ और ऑन द स्पॉट सारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब कोई भी किसी के साथ बाद में मिलने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड द स्पॉट मार्केट। और जो रेट स्पॉट मार्केट में प्रिवेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉट एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट। अब फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है, इट इज मोर और लेस लाइक द हेजिंग फंक्शन जो हमने अभी पीछे फंक्शंस में पढ़ा। तो इस हेजिंग फंक्शन में क्या था कि जो एग्रीमेंट था वो आज की डेट पे हो रहा था, आज के एक्सचेंज रेट पे हो रहा था, बट उससे रिलेटेड जितना भी रिसीप्ट और पेमेंट था दैट वाज डन इन द फ्यूचर डेट। तो इसी तरह से फॉरवर्ड मार्केट भी हमारा सेम ही है। इट रेफर्स टू द मार्केट इन विच सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी सेटल्ड ऑन अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, राइट। तो इट इज कॉल्ड द फॉरेन मार्केट, फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट। स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि आज की डेट पे हमारा जो ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट हुआ और उससे रिलेटेड जितनी भी रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स है वो इन द नियर फ्यूचर होंगी और किस रेट पे होंगी, जो आज का रेट है, जिस रेट पे एग्रीमेंट हुआ है, दैट इज कॉल्ड दी फॉरवर्ड मार्केट। और इसमें जो रेट प्रिवेल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट अवर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स चैप्टर। स्टूडेंट्स तो इसे आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और इसे प्लीज ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए और अगर कोई प्रॉब्लम है आप हमसे डिस्कस करिए। स्टूडेंट्स दिस इज फॉर टुडे ओनली, विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।